बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरडी मीडिया में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले आप नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पिछले इंटरव्यूज़ को लाइक करने के लिए। आज हमारे मेहमान हैं एक बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा नाम, मस्बत सोच रखते हैं और कुछ समाजी काम भी करते हैं। आइए मिलते हैं जनाब अल्ताफ़ ताई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए कीमती वक्त में से टाइम निकाला। सर सबसे पहले हमें बताइएगा आपके ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बिल्डिंग की और कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और फ्यूचर आप क्या देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। सबसे पहले तो बताऊँ, मैं तो अलहमदुलिल्लाह मैं चेयरमैन आबाद SR रह चुका हूँ। अभी मैं KCCI का कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन हूँ। लास्ट ईयर डिप्यूटी चेयरमैन था, इस साल मैं KCCI का पूरा चेयरमैन हूँ अलहमदुलिल्लाह। और मैं आपको कहूँ कि कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर में बहुत अच्छा देखता हूँ। ये वो इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद 1/3 ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करती है और बहुत सारी जॉब क्रिएशन करती है। तो मैं समझता हूँ ये काम अच्छा रहेगा, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इसको अगर जिस तरीके से इस वक्त है इस तरह रहेंगी तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएटिविटी होगी। 70 इंडस्ट्रीज हमारे साथ चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे मैंने आपसे खुला कहा कि 1/3 ऑफ द GDP जी, तो वो द बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी के गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव दे, और इंसेंटिव ना मिले जब भी इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, और आज भी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इंशाल्लाह आगे भी ये अपने मुल्क के लिए काम करती रहेगी इंशाल्लाह। एक क्विक कमेंट दीजिएगा, PM इमरान खान का जो इनिशिएटिव है 50 लाख कर दो। तो आपको बताओ, इमरान खान साहब जब आए थे आबाद के अंदर, उस वक्त में चेयरमैन साहब था, उन्होंने कहा था 50 लाख घर में इंशाल्लाह बनाऊंगा, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके बाद थोड़ा टाइम लेने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को लोएस्ट हाउस स्कीम को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और काफ़ी इन्होंने इंसेंटिव्स दिए कि इस मुल्क के अंदर किसी भी तरीके से जो हमारी ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाए जी। तो जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट एक्सचेकर को हुआ। ठीक है, पहले 236K के तहत इन्होंने जो प्रॉपर्टी आप 3 टका दे के खरीद सकते थे जी, जिसमें शायद गवर्नमेंट के एक्सचेकर में 30 से 40 बिलियन रुपीज आए। इसके बाद आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि इन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मेरे हिसाब से आज भी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। एमनेस्टी स्कीम की बात कर, मैं एमनेस्टी स्कीम की बात नहीं कर रहा, मैं 236K की बात कर रहा हूँ, जिसके तहत अगर मैं जैसे बायर हूँ और मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ करोड़ रुपए की, मेरे पास करोड़ रुपए वाइट मनी नहीं है, तो मैं 3 लाख रुपए पेमेंट करता हूँ, और 236K के तहत मुझे एडजस्टमेंट मिल जाती है, और जो सेलर है उसको पूरी अपनी वाइट मनी मिल जाती है। हमारे यहाँ DC वैल्यू और FBR वैल्यू का कानून बनाया गया। अब मेरे बाप ने एक प्रॉपर्टी आज से 50 साल पहले ली है 10 रुपए बस, वो प्रॉपर्टी आज हो गई है 2 लाख रुपए बस। और अगर मैं बेचता हूँ वो प्रॉपर्टी, तो मैं सेलर को बोलता हूँ कि मुझे इसके पूरे पैसे दो, तो सेलर बोलता है मेरे पास वाइट ही नहीं है, मेरी शकत ही नहीं है, सेलर खरीद ही नहीं सकता, बायर खरीद ही नहीं सकता। जब बायर नहीं खरीद सकता तो मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मैं इसको बोलूँ भाई ठीक है, DC वैल्यू पे आप रजिस्टर कराओ, FBR वैल्यू पे आप मुझे पैसे दो, और आप मुझे बाकी ऊपर के पैसे दो। तो इट मीन्स कि ये एक कल्चर गलत डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे आते हैं, ठीक है, और एक चीज मूव करती है। आज से 25 साल पहले 65 रुपए किलो गोश्त मिलता था, आज वो गोश्त हम 1250 रुपए खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम से टाइम हर चीज चेंज हो जाती है। मेरा अपना टाइम है, हम 2 रुपए किलो दूध देते थे, आज 100 रुपए किलो दूध है। तो इसको आप रोक नहीं सकते। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क कंज्यूमर मुल्क है। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 240 मिलियन पॉपुलेशन है, और मैं समझता हूँ कि जो कराची, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप समझो पाकिस्तान की शहर है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहमान नवाज लोग हैं कि कोई भी आता है, चाहे KP से आए, पंजाब से आए, इंटीरियर से आए, बलूचिस्तान से आए, जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जरिया माश मिल जाता है, काम इनको मिल जाता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं आपको बताऊँ, ट्रैफिक के सिग्नल में मैं खड़ा होता हूँ, और भीख मांगने वाले को भी रोज के 2-5 हज़ार रुपये मिल जाता है। ये ऐसा सिटी है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हम इस सिटी में रहते हैं, पैदा हुए, वो सब कमा रहे हैं इस सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिटी अगर लोग बोलते हैं कि 70% टैक्स बढ़ता है, तो भाई कमा के बढ़ता है, कौन सा जेब से बढ़ता है यार। पर ये है कि थोड़ा सा इस सिटी के साथ भी नेग्लेक्शन है कि भाई जो बेटा कमा के देता है, कम से कम उसका बाप भी थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता है। लेकिन ये नेग्लेक्शन बहुत है इसके साथ। लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी हमारी अच्छी रहेगी। इसके लिए कंज्यूमिंग, एक फैमिली होती है, एक माँ बाप होते हैं, या एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं। हम लोग भी 5 भाई बहन थे, आज हम लोग 5 भाई बहन की 30, 35, 40 में कन्वर्ट हो गए, 40 पीपल में, जिसमें से तकरीबन शादीशुदा है 20-25 लोग। तो आप मुझे पता 25 फैमिलीज हो गई। हम लोग 5 भाई बहन बिल्कुल
कुआरे थे, आज 25 फैमिली में कन्वर्ट हो गए, तो कंजप्शन बढ़ गई ना इस तरह। बिल्कुल। तो ये पोजीशन है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपकी कंजप्शन आपको घर चाहिए, आपको रोटी चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, हर चीज में आपको ग्रोथ चाहिए। ठीक। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बुरा मेरे कहीं भी नहीं लगता है। छोटा सा एक क्विक कमेंट, हमने इंडिया में देखा, खासतौर पर बम्बई में, वहाँ तो प्राइसेस बहुत ही स्काई रॉकेटेड हो गए। तो क्या कराची में भी आप फ्यूचर ये देखते हैं जैसे वहाँ स्काई रॉकेटेड है तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको लगता है सिनेरियो? डेफिनेटली यहाँ तो स्काई रॉकेटिंग जा ही रहे हैं। अभी नया कानून बन रहा है कि स्काई स्टेपर्स का नया कानून बन रहा है। ग्राउंड प्लस 45 की 2-3 हमारे यहाँ बिल्डिंग इनिशिएट हो गई है, और मैं समझता हूँ कि लोग अब समझ पड़ गई है कि ज़ाहिरी बातें वर्टिकल्स जाएं और वर्टिकल के अंदर हम दें। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज़ को बोल के इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके बजट भी हो जाते हैं, इसकी टीमें भी बन जाती हैं, इसकी इंक्वायरी टीमें भी बन जाती हैं, लेकिन काम नहीं होता है। काम होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल की हमारे पास कमी नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4th राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हम लोग 5th डेट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। वीट हमारे पास अपनी है, कॉटन हम अपनी स्विंग करते हैं, शुगर केन हमारी अपनी है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं। वी शुड मूव अहेड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हमारी इकोनॉमी को हम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। अगर ये गवर्नमेंट अपने ये व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग देगी तो ये तो भर देंगे इनको, इतना काम है इंशाअल्लाह। और मैं बोलता हूँ इससे अच्छी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने तो यहाँ रहना है, जाना हमने कहीं नहीं है, यहीं पे काम करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बच्चों को भी हमने बोला यहीं पे काम करो। और यहाँ पे कल्चर है सबसे बड़ा। तो देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो कल्चर है पूरी दुनिया में वो कल्चर नहीं है। हर आपको 1 किलोमीटर के अतराफ में 2 मस्जिदें 3 मस्जिदें मिलेंगी। रमजान का महीना आप देख लो, कराची जैसा रमजान का महीना कहीं भी नहीं है। सऊदीया में तो हरम शरीफ है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ आपको तवाफ मिलता है। अच्छा, हम वज़ू से रोज़े पे जाते हैं, वहाँ आपको मिलता है। लेकिन कराची में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ 200-500 आदमी रोज़ा नहीं छोड़ते हो, कोई मदरसा ऐसा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे नहीं चलता। अभी एक हमारा अभी माशाल्लाह बकरा ईद आ रही है, मीठी ईद आ रही है। मैं समझता हूँ कि कराची जैसी कुर्बानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। जितनी कुर्बानी होती है, जितने जानवर करते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जानवर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी खा तो नहीं सकता है, सब चैरिटी होता है, सब जाता है अल्लाह पाक के करम से। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क, ये सिटी, ये मुल्क हमारे लिए ब्लेसिंग है और ब्लेसिंग रहेगा। आपकी मस्बत सोच की बात करता हूँ मैं। थोड़ा सा हट के एक टॉपिक है नस्ल का, आजकल बहुत बड़ा मौजूद बना हुआ है, थोड़ा सा इसकी बताइए। और ये क्यों हुआ जब ये सारे अप्रूवल्स आ गए थे शुरू से, जो हमने भी उसकी हिस्ट्री देखी कि कौन कौन से अप्रूवल्स कब कब आए, आखिर में आके जो है वो एक कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो नल एंड वाइड हो जाती है। तो जिन लोगों के इन्वेस्टर्स से पैसे लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग जो ओवरसीज से भी लोगों ने पैसे भेजे हैं, इसके ऊपर आपके क्या सुनना चाहिए? नस्ला टावर, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली नस्ला टावर एक शारा फैसल जो कि डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड है जी, और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी 2003-4 में नेमतुल्लाह खान साहब ने एक पॉलिसी दी जी, जब वो नाज़िम कराची में, कि भाई कराची को बढ़ाने के लिए वी नीड सम फंड्स। और यहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए उन्होंने इनिशियली 22 रोड डिक्लेयर किए कमर्शियल। उसका मतलब ये था, उनका मतलब ये था कि 8,100 रुपये कमर्शलाइजेशन के SBCA लेती थी, ठीक है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। फिर बाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 1,600 रुपये और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मारे, 1,600 रुपये पर यार्ड। इसके बाद सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ ने मिलियंस ऑफ रुपीज़, हज़ार इसके ब्लॉक पे लिए। तो नेमतुल्लाह खान साहब की पॉलिसी तो कामयाब हो गई कि लोगों को इन द विसिनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 10 माइल्स और 15 माइल्स लोगों को रिहाइश मिले। ठीक है, तो इससे हमारा पेट्रोल, इससे हमारी हर चीज़ बची। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो आप वर्टिकल तो जा सकते हो, हॉरिजॉन्टल तो आप किधर तक जा सकते हो? हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो हर चीज़ आपको महंगी पड़ती है, रिहाइश महंगी पड़ती है, अब तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये मैं नस्ला टावर को ये समझता हूँ कि नस्ला टावर एक डेवलपर या एक बिल्डर वो एक ज़मीन खरीदता है जी, तो ज़मीन जब जो भी खरीदता है ना, ज़मीन तो जिस दिन ज़मीन पैदा हुई होती है उस दिन से लेके लास्ट दिन तक जी, वकील इसके डॉक्यूमेंट्स को जस्टिफाई करता है, जो उसका लॉयर होता है। ठीक है, बिल्डर हिमसेल्फ इज नॉट अ लॉयर, ही कैन हायर अ लॉयर
You check the documents of this property. Is there any fault in this property? तो लॉयर मना करेगा. ठीक है. लेकिन अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो लॉयर कभी भी मना नहीं करेगा. तो नसला टावर का ऐसा था कि 1953 के अंदर ये एक लेडीज के नाम पे था, फिर उसका इंतकाल हो गया. उसके बाद ये प्रॉपर्टी आ गई उनके हेयर्स के नाम पे. हेयर्स के नाम पे जब प्रॉपर्टी कन्वर्ट हुई तो उन्होंने सोसाइटी में गए तो शाहरा फैसल जो मली रोड था उसको 240 फीट रोड डिक्लेयर करके इस रोड को बेहतरीन रोड बनाया गया कराची का. तो ये जगह बची सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास. सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इस पूरे रोड पे कुछ 12 या 15 रोड प्लॉट्स हैं उसका एरिया बढ़ाया और उनसे चार्जेस लिए. जब ये बिल्डर ने प्लॉट नहीं लिया था, पहले मेरी बात है, मैं प्रीवियस ओनर की बात कर रहा हूँ. फिर जब ये ओनर ने ये प्लॉट लिया और मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक, मतलब इसका रिकॉर्ड अगर मंगा के कोर्ट चेक करती है तो ऑफिशियल इसके कन्वर्जन के बहुत अच्छे पैसे दिए होंगे सोसाइटी को. इसके कन्वर्जन के पैसे यूनियन को दिए होंगे, इसके कन्वर्जन के पैसे SPCA को दिए होंगे, इसके कन्वर्जन के बाद जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के 1600 रुपये लगाए वो भी दिए होंगे. इसके बाद जाके उसका काम शुरू होगा. सबसे पहले तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जब दिया होगा तो इन्होंने इसका जो होता है एक डिमार्केशन होती है, डिमार्केशन के अंदर से 73 या 77 यार्ड्स लैंड ज्यादा निकली, जिसकी जो मैंने अभी तक सुना है, मैंने देखा नहीं है, 55 मिलियन रुपीज उन्होंने ऑफिशियल पेमेंट दी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने. अच्छा, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी इज द अथॉरिटी. मैं आपको सोसाइटीज का रेवेन्यू का ये बता दूं कि दे आर द अथॉरिटी आफ्टर टेकिंग दिस लैंड फ्रॉम द KMC और रेवेन्यू बोर्ड और एनीथिंग. वहाँ ये अपना नक्शा प्रेजेंट करती है. कोई सोसाइटी 55 में आई है, कोई सोसाइटी 60 में आई है, तो ये अपना नक्शा प्रोड्यूस करती है. जिस तरह आज भी अगर हम लोग कोई सोसाइटी बनाते तो हमको ये होता है कि आप ये 5% आपको कमर्शियल मिलेंगे, ये रोड आपको बनाने पड़ेंगे, ये आपको एम्यूनिटीज देनी पड़ेगी, ये आपको मस्जिद का एरिया देना पड़ेगा, ये आपको स्कूल का एरिया देना पड़ेगा, इस तरह देना पड़ेगा. इस तरीके से सोसाइटी ने भी मस्जिद भी दी है, एम्यूनिटीज भी दी है, स्कूल भी दिए जो भी चल रही है, कमर्शियल प्लॉट्स भी दिए, कमर्शियल एरियाज भी दिए हैं, जो आपका हैदर का राउंड अबाउट है पूरा कमर्शियल एरियाज दिए, और जितने भी इसका जैसे जितने रकबे पे. तो मेरे को सिर्फ ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को कि इसका ओरिजिनल जो प्लान है, ओरिजिनल प्लान इस सोसाइटी से मंगाया जाए. उसके बाद इसको ये चेक किया जाए कि इसके अकाउंट्स, ऑफिशियल अकाउंट्स में फ्रॉम डेट टिल टुडे ट्रांसफर के पैसे, कमर्शलाइजेशन के पैसे, हर चीज के कितने पैसे आए. और जो ये बिल्डर बोल रहा है कि मैंने ये पैसे भरे, तो कितने पैसे फॉरवर्डेशन के इसको मिले. पहले तो चेक तो करें आप. ये सोसाइटी ने इनसे फॉरवर्डेशन के विदाउट सोसाइटी, इवन बिल्डर कुछ नहीं कर सकता. साइट प्लान के इशू करने के वो पैसे लेती है सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी हो या कोई भी सोसाइटी हो. क्योंकि मैं सोसाइटीज में, मैं काठियावाड़ सोसाइटीज भी हमारे यहाँ है, मेरा भी रेसिडेंशियल प्लॉट है, मैं घर का मैंने प्लॉट बनाया तो उसके अंदर इन्होंने 4-5 लाख रुपए दे दिए कि भाई यू हैव टू फॉरवर्ड, यू हैव टू पे फॉरवर्ड फीस. आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले मैंने आदमी नगर में अपना प्लॉट बेचा और मैंने कंप्लीशन करा लिया SBCA के अंदर. जब मैं बेचने गया तो मैंने SBCA के कंप्लीट सोसाइटी से फॉरवर्ड नहीं कराया था, तो इन्होंने रोक दिया ट्रांसफर मेरा. फिर मैंने 4 लाख या 2.5 लाख उस टाइम पे भरे, फिर मुझे जाके इन्होंने क्लियरेंस दिया. तो सोसाइटी के पास इतना पावर है कि वो ट्रांसफर रोक दिया. हमारे पैसे हमको क्यों नहीं मिले? और सोसाइटी के पास इस वक्त भी पैसे पड़े होते हैं, बैंक के अंदर पड़े होते हैं. तो मेन नेमतुल्ला साहब का क्या था, SBCA सोसाइटी के पास जो बिलियन ऑफ रुपीज आए, इसमें ये सेवरेज सिस्टम, ये कराची के रोड सिस्टम, ये था किसकी बुनियाद पे था? बिल्डर्स की बुनियाद पे था. और बिल्डर्स ने अपना काम कर दिया क्योंकि वो तो हेल्पलेस थे ना. हमारे ऊपर तो अथॉरिटी बैठी हुई है कि यू हैव टू पे दिस, अदरवाइज वी कैन नॉट कन्वर्ट योर रेसिडेंशियल प्लॉट विच इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू लेजिस्लेशन, नॉट थ्रू SRO. तो हमने तो भाई इस मुल्क के अंदर काम करना है. मैं आता हूं, मेरे को बच्चों की रोजी रोटी कमानी है. मैंने आज आके 1000 गज का प्लॉट लिया. उस 1000 गज के प्लॉट को एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू असेंबली मैंने वो प्लॉट खरीदा. इसके बाद फिर मैंने से सारे प्रोसेस किए. सारे प्रोसेस करने के बाद कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस का मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो मैं सोसाइटी में जाऊंगा, ये 1000 गज के प्लॉट को, फिर सोसाइटी जो भी अपने चार्जेस देगी, सोसाइटी चार्जेस लेने के बाद मुझे फॉरवर्ड करके देगी. फिर मैं यूनियन जाऊंगा, फिर यूनियन इसके पैसे देगी. यूनियन के बाद मैं MPGO में जाऊंगा, जो MPGO मास्टर प्लान है कराची का. MPGO वाले अपनी फीस लेंगे, फिर MPGO वाले MPGO में इसकी एंट्री करेंगे एज पर द रूल्स पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू असेंबली.
پھر وہ واپس بھیجیں گے میرے کو, پھر میں واپس آؤں گا, پھر یہ سب پروسیس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کنفرم کریں گے لیسر سے کہ ہی از دا آنر آف دس پلاٹ. تو لیسر جیسے سندھی مسلم سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں, وہ لیسر کنفرم کرے گی کہ ہاں یہ پلاٹ ابو بکر کاٹلی کے نام پہ ہے اور اس آدمی نے اس کی سب چیزیں فیسیں بھری ہوئی ہے, ٹرانسفر فیس بھری ہوئی ہے. پھر یہ پلاٹ کمرشلائزیشن کا آئے گا, پھر اس کی پوری فیس بھرنے کے بعد سب لینے کے بعد یہ سوسائٹی بھیجے گی منسٹری آف کامرس اسلام آباد. جی, منسٹری آف کامرس اسلام آباد اپنی فیس لے گی اور اس کو کمرشل پلاٹ کا میوٹیشن کر کے واپس سوسائٹی کو بھیجے گی. اس کے بعد جا کے پھر سوسائٹی اس کا سائٹ پلان کمرشل کا ایشو کرے گی. پھر پروسیس اسٹارٹ ہوگا کہ آپ پی ایف کی این او سی لاؤ, سول ایویشن کی این او سی لاؤ, انوائرمنٹ کی این او سی لاؤ, اپنے نقشے جمع کراؤ. پھر وہ نقشوں کے بعد پریزنٹیشن ہوتی ہے, کیا بناؤ گے, کس طرح بناؤ گے, کتنا چھوڑو گے, کتنے پیسے چھوڑو گے. پارکنگ 4 فلور پارکنگ میں شروع میں ہم کو پرابلم تھا, لیکن آج آپ مجھے بتاؤ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں الحمدللہ, آپ کو ایک گاڑی باہر نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی, کیونکہ ایک سسٹم اچھا بن گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناسا ٹاور کا کوئی ایشو نہیں ہے, اور الحمدللہ ہماری کورٹیں بہت اچھی ہیں, اور ماشاءاللہ جو جج بھی بیٹھے ہوئے بڑے ماشاءاللہ نرم دل ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی نے مس گائیڈ یا کسی کی مطلب ہاف ہارڈیڈ چیز سن کے, مجھے امید ہے اللہ کا حکم لارجر بینچ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی بینچ اس کو کنسیڈر کرے گی. پوری ہماری جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ رہتے ہیں, ہم کو خود کو بھی افسوس ہے کہ یار یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. کیونکہ دیکھو بلڈر تو کام کرتا ہے, پلاٹ لیتا ہے اور اپنے نام پہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے, پیمنٹ بھی کرتا ہے پلاٹ انہیں سے لے کے, اور اپنے بچوں کی روزگار روزی کماتا ہے. اگر اس کے پاس اتنے پیسے اپنے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا ضرورت تھی کہ صبح سے لے کے شام تک دھوپ میں کھڑا ہو, کیا ضرورت تھی اتنی لیبر کو کرے. آپ خود سوچیں نا, یہ جب بلڈنگ بنی ہوگی سر, ہزاروں لوگوں کے گھر چلے ہوں گے, چوکیدار سے لے کے, سیمنٹ انڈسٹری سے لے کے, آئرن انڈسٹری سے لے کے, جو چاروں طرف سے گورنمنٹ کو ٹیکس بڑھتی ہے. تو آپ سوچیں کتنے لوگوں کا روزگار چلا ہوگا, اور کتنے لوگ آج اس میں رہ رہے ہیں, کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بلڈر نے اپنے گھر پہ بنا دیا, کوئی فٹ پاتھ پہ بنا دیا, کوئی چوراہے پہ بنا دیا. ارے بھائی پورے قانون پورے کریں اس میں, ایک ایک چیز قانون پوری کریے. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی انصاف کی ایک پل 1000 سال کی بات کے برابر. آپ اس کو سننے کا موقع دیں, آپ کورٹوں کو اس کو سننا چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بڑا پر امید ہوں یار کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا مولا کریم نے چاہا تو یہ جتنے رہنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش, وہ ذات مارنے والے سے بچانے والی بہت بڑی ذات ہے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے گا. جینین چیز ہے, جینین ڈاکیومنٹس ہے, جینین کام ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور میں تو بڑا اس میں بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ سارے جتنے بھی کمرشل ڈکلیئرڈ روڈ ہیں یہ بھی کھلیں گے. کیوں نہیں کھلیں گے؟ کیا کیا ہے, کیا قصور کیا ہم نے یہ قصور کیا ہے کہ ہماری اسمبلی پاس کرتی ہے, ہم نے یہ قصور کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک لا پاس کرتی ہے کہ 22 ڈکلیئرڈ پہ آپ وہ بنائیں, انفراسٹرکچر ہم دیں گے, پھر وہ بولتے ہیں انفراسٹرکچر کے پیسے آپ دیں. ارے آپ ہم کو دے تو صحیح انفراسٹرکچر پیسے, آپ نہیں لیں ایم پی جی انفراسٹرکچر نہیں لے سوسائٹی. اگر بلڈر کے اوپر ڈالیں, میں الحمدللہ بڑی بات تو نہیں کرتا ہوں, یہ وہ بلڈر ہے الحمدللہ جو آج 150 روپے لویا پرائز ہو گئی ہے اور پرائز ایبزارب کر کے لوگوں کو اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں. یہ اور کوئی بلڈر تو نہیں ہے, یہ وہی کراچی کے بلڈر ہیں الحمدللہ دے رہے ہیں نا. آپ بہت ہی کم بلڈر میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پرائز بڑھا رہا ہے, جس کے لیے بھی ہماری آباد میں پرائز چیکنگ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ امیڈیٹلی ایک کمپلین داخل کریں, ادھر ہی فیصلہ ہوتا ہے, ادھر ہی بلاتے ہیں, ادھر ہی اس کے لائسنس کو روکتے ہیں. ایکچولی ہم لوگ انکریج کرتے ہیں لیگل کنسٹرکشن کو, اور انلیگل کنسٹرکشن کے ہم لوگ خلاف ہیں. انلیگل کنسٹرکشن کس کو کہتے ہیں؟ میں نے 100 گز کا پلاٹ لیا, اس پہ میں نے 2 پورشن بنا لیے. دہلی کالونی میں میں نے ایک 80 گز کے پلاٹ پہ 8 منزلہ بنا دی. میرا رشتہ دار بنا رہا ہے, اس کو جانے دو, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور یہ سارا کروڑوں روپے فیس بھر کے جو انہوں نے 30 32 35 فلیٹ بنائے, ان کو روک لو, آپ پوچھ لو یہ کون سے قانون ہے؟ ایک ملک میں 2 قانون تو نہیں چل سکتے نا. آپ مجھے بتاؤ وہاں الاؤ بھی نہیں, 80 گز پہ آپ 8 منزل بنا دو, خدا نہ خاصا انسان کی جانوں سے کھیل رہے. تو میں تو کہوں گا مطلب نسلا ٹاور انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہے, میرا مولا کریم اچھا کرے گا, آگے بھی اچھا کرے گا انشاءاللہ. آپٹیمسٹک ہے, یہ ملک ہے, یہ سونا ملک ہے یار. میں تو آپ کو کہتا ہوں سونا ملک ہے. یہاں پہ ہم کو الحمدللہ فروٹ میسر ہے, ہر چیز میسر ہے یار الحمدللہ. الحمدللہ دنیا میں آپ جائیں, آپ کو میڈیسن کتنی مہنگی ہے, آپ جائیں تو اس ملک میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے, تھوڑی سی خدا خوفی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی دی ہے, اچھا کلچر بھی دیا ہے الحمدللہ. تو میں تو بولتا ہوں میں تو اس ملک کے لیے جتنا بھی دعا کروں میرے لیے کم ہے. بہت شکریہ. الطاف صاحب بہت ہی پر امید آدمی ہیں, بہت زیادہ توقعات ہیں, پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, ہم سب کو اور بلڈرز کو تمام مشکلات سے نکالے. اور آخر میں فوڈ فار تھاٹ, سلیکٹو جسٹس
is no justice. Thank you very much.